दोस्तों ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके सुने और पढ़ें और देखें। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सोहम ने सबको देखते हुए कहा, बॉस ने अपनी न्यूयॉर्क की टिकट करवाने को कहा है। 5 दिनों के लिए बॉस की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। उनमें से एक दोस्त का नाम अर्पित था। उसने कहा, तो क्या हो गया, तेरे बॉस की शादी हुई है, अभी अभी हनीमून पर जा रहा होगा। निमित भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ यही होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी सोहम ने बोला, सिंगल टिकट है। ये सुनकर सबको झटका लगा। तभी लवेश बोला, जिसके लंबे बाल थे यार, ये शैतान समझ से ही परे है। बताओ भला कोई अपने हनीमून पर जाता है अकेले? मैं तो कभी ऐसा ना करूं। ये सब लवेश अपनी धुन में बोले जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि सब उसे बुरी तरीके से घूरे जा रहे हैं। कैसे कह रहे हो, तुमसे शादी करेगा कौन जो तुम हनीमून के सपने देख रहे हो? लवेश ने जैसे उनकी नजरों का हिडन मीनिंग समझ लिया हो और मुंह बनाकर कुछ बोलने ही वाला था कि सबको समझ आता दिखाई दिया। वो अभी शावर लेकर आया था, उसके बाल अभी भी गीले थे और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी जो कि आधी खाली थी। समझ आकर हेड सोफे पर बैठ गया। उसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखकर सब सीरियस हो गए। समझ ने सोहम को देखकर कहा, अर्श को कॉल लगाओ और अर्जेंटली आने को कहो। ये सुनकर सब उसे कंफ्यूजन में देखने लगे क्योंकि अर्श एक सीनियर डॉक्टर है जिसकी जरूरत उन्हें अपने खास लोगों के लिए पड़ती है। तो आज कौन बीमार है जिसे डॉक्टर अर्श की जरूरत पड़ गई? सक्षम उनके उलझन में चेहरे देखकर समझ गया वो सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन समझ ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार अपनी वाइन पीता रहा। लवेश निमित को इशारा करके पूछ रहा था कि किसे क्या हुआ है, तो निमित ने अपनी गर्दन ना में हिला दी जैसे कह रहा हो मुझे क्या पता। तभी उन्हें डॉक्टर अर्श आते दिखाई दिए। डॉक्टर अर्श इन सबके उम्र के ही थे और इन सबके बहुत अच्छे दोस्त भी। अर्श को देखकर ही लग रहा था वो हॉस्पिटल से यहाँ आया है। अर्श का व्हाइट कोट उसके हाथ में था और एक बैग भी था। उसने आते ही सबको हेलो किया, फिर समझ से पूछा, आज हमें कैसे याद किया? फिर से किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया क्या, जिसके कारण से तुम्हें चोट लगी है? भगवान ना करे ऐसा हो। समझ ने अर्श की सारी बातों को इग्नोर करके कहा, एक केस डिस्कस करना था। तो अर्श ने बोला, हाँ बोलो। फिर समझ से सीरियस हो करके वान्या से मिलने से लेकर अब तक की सारी बातों को डिटेल में बताने लगा कि कैसे वान्या बेहोश हुई, कैसे वान्या सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाई और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर जोशी की बातें। उसके सब दोस्त भी वान्या के बारे में इतना सब कुछ जानकर हैरान रह गए। अर्श ने सभी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो बधाई हो, आखिरकार तुमने शादी कर ली। फिर कुछ पल सोचकर बोला, ऐसा होता है कहीं केस में, लेकिन सभी में नहीं। मुझे वह अभी अर्श बोल ही रहा था कि उसे सक्षम की घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई, मानो समझ कह रहा हो, आइंदा वान्या का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। वो तुम सबकी बॉस है तो उसे भाभी कहो, उसका नाम मैं ही ले सकता हूँ बस। जैसे उसे पसंद नहीं आया कोई उसके अलावा उसकी वान्या को वान्या बोले। हाँ वान्या उसकी थी, अब कानूनी तौर पर तो सारे हक भी उसके होंगे। लो जी, ये भाई साहब तो अभी से पजेसिव हो गए। अर्श ने तुरंत कहा, भाभी की हेल्थ के बारे में कोई भी ऑप्शन बनाने से पहले मुझे भाभी की हालत देखनी होगी, उन्हें प्रॉपर चेक करना होगा, तभी मैं कुछ निश्चित तरीके से बोल सकता हूँ। फिर अर्श ने कुछ सोचने के बाद बोला, जैसा कि तुमने भाभी का कोमा में जाने के बारे में बताया, तो अगर 1% भी ऐसा हुआ तो हम साइकोलॉजी की मदद से उन्हें इन सब चीजों से बाहर ला सकते हैं। ऐसा संभव है। ये सुनकर समझ ने लंबी सांस ली, जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। समझ ने आंखें बंद करके कहा, कल जाकर वान्या का चेकअप कर लेना, बिना किसी की नजर में आए। ये सुनकर अर्श का हाँ बोलकर चला गया। फिर सोहम से कहा, वान्या की सुरक्षा कड़ी रखना, कोई भूल बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अगले 5 दिनों के लिए अपनी जिम्मेदारी तुम पर सौंप रहा हूँ, याद रखना उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम सब जानते हो मेरे लिए वो क्या मायने रखती है। ये सब समझ अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोल रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, लेकिन तू जा कहाँ रहा है भाभी को इस हाल में छोड़कर? समझ ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, बुलावा आया है, जाना जरूरी है। ये सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी लवेश सबको देखकर बोला, अगर हम भाभी का ख्याल नहीं रख पाए तो? निमित उसे देखकर हल्का हंसते हुए बोला, अपनी लंदन की टिकट करवा लेना। ये सुनकर लवेश मन में बुदबुदाया, ये भी उस शैतान के साथ कर शैतान बन गया है, वही धमकी देने लग गया है।
इन सब के बाद एक नई सुबह आई, जहां कोई पुराने लम्हे जीने वाला था तो कोई आगे की सोचकर जाग रहा था। समझ अपने हेलीकॉप्टर में बैठा था। अभी सुबह की पहली किरण ही आई थी और समझ एकदम तैयार होकर न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था। आज समझ ने व्हाइट शर्ट, वेस्ट और ब्लैक सिंपल पैंट के साथ ओवरकोट कैरी किया हुआ था। आज समझ परफेक्ट बिजनेसमैन लुक में था। अगर वान्या उसे ऐसे देख लेती तो पक्का दिल हार जाती। समझ भी हेलीकॉप्टर में बैठा अपने लैपटॉप में वान्या की तस्वीरें देखते हुए बोला, जा रहा हूं तुमसे दूर, ताकि तुम आराम करो और अपने हसीन पल जियो, क्योंकि जब मैं वापस आया तो हसीन पलों का पता नहीं, पर रोज का दिन तुम्हारे लिए शौक से कम नहीं होगा। हर दफा तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगी। समझ की बातों में कुछ गहरे राज, कुछ अनकही बातें थी जो कि वक्त के साथ सामने आएंगी। अर्श ने समझ के कहने के अकॉर्डिंग सुबह ही वान्या के कमरे में चला गया चेकअप के लिए। बाहर उसे किसी ने रोका भी नहीं। बस बाहर नरेंद्र जी कुर्सी पर बैठे थे और वो गहरी नींद में थे। उनके चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कितने थके हुए हैं। आखिर हो भी क्यों ना, रात भर वो अपनी बेटी की चिंता में यूं ही चेयर पर ही बैठे रहे। नरेंद्र जी ने सबको तो घर भेज दिया था, बस खुद नहीं गए थे। वैसे सही कहते हैं लोग कि एक पिता अपना प्यार जता जरूर सकता है पर कभी बता नहीं सकता। अर्श ने वान्या को देखकर कहा, वैसे समझ ने जीवन साथी बड़ा खूबसूरत खोजा है। फिर वान्या को देखकर ही बोला, भाभी आप जल्दी होश में आ जाओ, फिर अपनी जैसी कोई खूबसूरत दोस्त मेरे लिए भी ले आना। आखिर मैं भी अब कुंवारा रहकर परेशान हो गया हूँ। लो जी, ये डॉक्टर अर्श तो चेकअप की जगह अपने रिश्ते की बात करने लग गए। सोचो यही बात समझ को पता चल जाए तो क्या डॉक्टर अर्श खुद का चेकअप करवा पाएंगे इसी अस्पताल में। वही वान्या अपनी नींद में वहीं पहुंच गई जहां से उसका सपना टूटा था। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ गिरने ही वाला था कि उससे पहले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने कहा, संभल कर ब्रो। सिद्धार्थ मुस्कुराकर थैंक यू हेल्प के लिए। रोमित वो लड़का, प्लीज डोंट मेंशन, ये बोल वो चला गया। वहीं वान्या को सिद्धार्थ को ठीक देखकर जान में जान आई। वान्या के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना डर गई थी। सिद्धार्थ उसे ऐसे देखकर उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर बोला, मैं ठीक हूँ वान्या, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। वान्या जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करके बोली, हाँ हाँ मुझे पता है तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं हूँ तेरे साथ। सिद्धार्थ ये सुनकर बोला, अच्छा मेरी माँ, अब ये बता करनाल जा रही है ना तू? करनाल जाने का नाम सुनकर वान्या की हंसी गायब होगी और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ ने भी उसका ये एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया और उसने सीरियस होकर कहा, तू इस बार बात नहीं टाल सकती, तुझे वहां जाना ही होगा और मैं बहुत सीरियस हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब सुन वान्या अपने इमोशंस कंट्रोल करके कहा, अरे मैं भूल गई, कृति का प्रैक्टिकल है, उसे नर्वसनेस हो रही होगी, मैं जाती हूँ, तू भी जा, हॉस्पिटल का टाइम हो गया। ये कहकर वान्या भाग गई। वहीं सिद्धार्थ वान्या वान्या करता रहा पर वान्या एक बार भी नहीं रुकी। फिर सिद्धार्थ खुद से बोला, इस बार तुझे उनका सामना करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद तुझे वहां लेकर जाऊंगा, बी रेडी। फ्लैशबैक ओवर। न्यूयॉर्क में वही बूढ़ा आदमी डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो अधेड़ आदमी फिर से आया और कहा, बॉस छोटे साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को देखकर बोला, लखन तू जा, स्वागत की तैयारी कर, इस गद्दी का राजा शादी के बाद घर लौट रहा है, अब इस खेल को खेलने में और भी मजा आएगा। तो लखन गर्दन झुकाकर चला गया। वहीं समझ अभी अपने हेलीकॉप्टर से बाहर आया था और तभी उसके फोन पर अर्श का कॉल आया। समझ ने फोन उठाते ही कहा, वान्या कैसी है? अर्श को यह सुनकर हैरानी हुई। जो इंसान अपने भाई जैसे दोस्तों का हालचाल साल में भी एक बार नहीं पूछता था, आज उसे अपनी बीवी का ख्याल हर पल रहने लग गया है। ये तो घोर कलयुग है और दोस्तों के साथ ना इंसाफी भी। अर्श के इन ख्याली पुलावों को ब्रेक तब लगा जब उसे समझ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, कहाँ मर गए हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी अर्श ने कहा, सॉरी वो नेटवर्क चला गया था। झूठे डॉक्टर साहब। फिर तुरंत बात बदलकर अर्श बोला, हाँ मैं ये कह रहा था कि वान्या की जांच करने के बाद पता चला है भाभी अपने सपनों में चली गई हैं। जहां तक मुझे लगता है जब उनको सच्चाई पता चलेगी वो खुद ही किसी शौक के कारण से नींद से बाहर आ जाएंगी। ये सुनकर समझ ने कॉल कट कर दिया, लेकिन अर्श को इस बात का पता नहीं चला। वो अपने ही धुन में बोला, यार वैसे भाभी हैं तो बड़ी खूबसूरत। इसे आगे कुछ कह पाता, अर्श का फोन बज गया।
फोन अर्श के बिल्कुल कान के पास था, बजने से एकदम वाइब्रेट हुआ और डर से अर्श ने फोन छोड़ दिया। और ये भाई साहब अपना रिश्ता करवाना चाहते हैं जिनसे अपना फोन नहीं संभाला जाता। वहीं समझ के पास उसका बॉडीगार्ड आया जो दिखने में हट्टा कट्टा था। ये समझ का सबसे खास बॉडीगार्ड था जिसका नाम था काली। और क्यों ये खास था ये आपको आगे पता चलेगा। और उसने नजर झुका कर कुछ कहा तो समझ ने जवाब देते हुए कहा, पहले मेरे विला चलो, मैं बाद में उनसे मिलूंगा। वान्या के चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गई। फ्लैशबैक, रात हॉस्टल का सीन। वान्या आज की हुई सारी बातों को सोच रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था उसे उसके शहर लौट जाना चाहिए या नहीं। ये हालांकि इतना मुश्किल नहीं था, पर कहते हैं ना, जिस शहर से आपकी बुरी और अच्छी यादें जुड़ी हो वहाँ बुरी यादें भारी पड़ जाती हैं। ये ही वान्या के साथ हो रहा था। वो वहाँ जाना चाहती थी, अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी और सबसे बड़ी बात, वो उन दोस्तों से मिलना चाहती थी जो उसकी जिंदगी थे। वान्या को चंडीगढ़ आए हुए 1.5 साल हो गया था। इस दौरान ना वो घर वालों से मिली थी ना दोस्तों से, बस अपने आप को एक ऐसी जगह गुम कर दिया था जहां ना तो किसी की आवाज पहुंच सकती थी ना कोई अपना। वान्या इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके फोन ने उसका ध्यान खींच लिया जो कि बहुत देर से बजे जा रहा था और ना जाने कितनी बार बजकर बंद हो गया था। उसने फ़ोन को देखा तो कहीं मिस कॉल थी उसकी मम्मी की और उसके दोस्तों की, और एक कॉल थी उस दोस्त की जिसकी बर्थडे पार्टी पर उसे जाना था। पहले उसने अपनी मम्मी को कॉल करा। वान्या की मम्मी सुमित्रा ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। सुमित्रा जी, कहाँ थी? इतनी देर से फ़ोन करे जा रही हूँ, तू ठीक है तो ना? वान्या, मॉम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वॉशरूम में थी इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। सुमित्रा जी, तू कल आ रही है ना? इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। तू इस बार नहीं आई ना तो मैं वहां आ जाऊंगी तुझे लेने। कल तू मुझे यहाँ चाहिए हर हाल में। वान्या ने उन सभी बातों को सुनकर फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, जी माताश्री, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। फिर सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद वान्या की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ गहराई से सोचकर कहा, लगता है एक बार फिर साजिश कर रहा है रब तुझसे मिलाने की, लेकिन इस बार देखते हैं कौन पहले साथ छोड़ता है। फ्लैशबैक ओवर। वान्या को नॉर्मल वार्ड में अब शिफ्ट कर दिया था। वान्या के पास एक नर्स रहती थी 24 घंटे और समझ ने भी अपने बॉडीगार्ड छोड़ रखे थे जो कि छुप कर नजर रख रहे थे। वान्या की फैमिली भी हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। वान्या के माँ बाबा वृद्ध थे और भाई दिल्ली में नौकरी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे वान्या की चिंता नहीं थी, वो रोज ही डेली अपडेट ले रहा था, फैमिली से भी और डॉक्टर से भी। लेकिन वो अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता था और अगर वान्या होश में होती तो वो किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं होने देती। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था वान्या को अभी होश नहीं आएगा, इसलिए वान्या के भाई देव ने नरेंद्र जी को भी घर पर रहने को बोल दिया, क्योंकि एक ही दिन में नरेंद्र जी की खुद की हालत खराब होने लगी थी कुर्सी पर बैठे रहने से। वहीं दर्शनी जी रुद्र को लेकर अपने गुरु जी के आश्रम चली गई थी वान्या की सलामती की दुआ के लिए। आखिर उन्होंने वान्या को बेटी कहा था तो वो उसे दर्द कैसे देख सकती थी। वहीं रात के समय न्यूयॉर्क में समझ एक बिजनेस पार्टी में था। ये बिजनेस पार्टी एक क्लब में थी। लाउड म्यूजिक और ड्रिंक्स के साथ डांस भी चल रहा था। समझ एक कोने में बैठकर ड्रिंक और स्मोक कर रहा था। वो एक ऐसी जगह बैठा था जहां वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उस क्लब में बहुत अंधेरा था, फिर भी लोगों की नजर समझ पर आसानी से चली जाती क्योंकि सबको अपने बीच एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। वैसे समझ को बिजनेस पार्टीज पसंद नहीं थी। उसे बिजनेस पार्टीज में टाइम वेस्ट करने की जगह वॉलीबॉल खेलना पसंद था या स्विमिंग करना। वैसे भी समझ को इन दोनों पसंदीदा कामों के लिए टाइम भी नहीं मिलता था। समझ अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि एक सामान्य जीवन जीना भूल ही गया था। ये बात सिर्फ समझ के करीबी ही जानते हैं। तभी उसी क्लब के मालिक की बेटी जो कि इसी पार्टी में मौजूद थी और काफी टाइम से उसकी नजर समझ और उसकी बॉडी पर थी, वो समझ के साथ आकर बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ गई और समझ की बॉडी पर हर जगह टच करने लगी। समझ एक हाथ से स्मोकिंग करते हुए दूसरे हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की अपना दूसरे हाथ से समझ का हाथ पकड़कर हल्का सा हंसकर बोली, ऐसे मजबूत हाथ आजकल मिलते कहाँ हैं? मैं भी नशे में हूँ और तुम भी, क्यों ना कुछ नशे में कर लिया जाए, क्या कहते हो?
ये कहते हुए वो अपनी बॉडी को रिवील कर रही थी। वैसे ही उसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। फिर उस लड़की ने समझ के होठों के एकदम करीब जाकर कहा, शादी तो तुमने नहीं करी होगी, मैं जानती हूँ, और अगर कर ली भी है तो तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस एक रात की बात है, तुम्हारी बीवी वहां सो रही होगी और तुम मेरे साथ सो जाओ। समझ ने अपनी सिगरेट बुझाकर कहा, सही कहा, बस एक रात की बात है। ये कहकर समझ ने उस लड़की को गोद में उठा लिया और अपने प्राइवेट कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में उस कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी लाउड थी कि लाउड म्यूजिक में भी सबको सुना दे गई। जब सब वहां भागे तो देखा उस लड़की की आंखों से खून निकल रहा था। उसकी आंखों पर कोई केमिकल डाला गया था और एक हाथ भी टूट गया था और लड़की दर्द से रोए जा रही थी। तब तक समझ वहां से जा चुका था। जब क्लब के मालिक ने अपनी बेटी को ऐसे हाल में देखा तो अपने अपने बॉडीगार्ड को उस लड़के का पता लगाने को कहा जिसने ये सब किया। वहीं समझ अपने कमरे में बैठा वान्या के अस्पताल की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हुए बोला, जल्दी होश में आ जाओ प्लीज, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सब समझ नशे में बोलते बोलते सो गया। वहीं वान्या इन सब से बेखबर अपनी नींद और सपने एंजॉय कर रही थी, दर्द और खुशी दोनों के साथ। फ्लैशबैक। वान्या ने अब दूसरा नंबर सृष्टि को लगाया जिसका कल बर्थडे था। दूसरी तरफ से सृष्टि की आवाज आई, सृष्टि हेलो, हाँ बोल वान्या। वान्या, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मेरी जान। सृष्टि ने हंसकर कहा, मेरी जान को एडवांस में धन्यवाद। वान्या या सृष्टि बचपन के दोस्त थे, साथ स्कूल साथ कॉलेज, पर फिर अपने करियर के लिए उन्हें अलग होना पड़ा। जहां वान्या ने बिजनेस में आना पसंद किया वहीं सृष्टि ने फैशन डिजाइनिंग को। वान्या, कल तेरी पार्टी कितने बजे और कहाँ है, लोकेशन और टाइम मैसेज कर दे। सृष्टि हैरान होते हुए, कल तू सच में आ रही है? ओह माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकती, मुझे ये न्यूज़ पूरी क्लास को बतानी है। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। वान्या उधर से फीकी मुस्कान के साथ कहती, सबको मत बता वरना कोई मेरा नाम सुनकर आएगा ही नहीं तेरी पार्टी में। सृष्टि बोली, ओहो ये क्या बकवास कर रही है, देख सब बहुत एक्साइटेड होंगे तुझसे मिलने के लिए, खास कर तेरा बीएफ, हमेशा के लिए सबसे अच्छा दोस्त है। ये नाम सुनते ही ना जाने क्यों वान्या की आंखों से एक आंसू टपक गया और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे एक चेहरा दिखा, हंसता मुस्कुराता चेहरा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और कहा, सृष्टि मैं फिर बात करती हूँ, तू लोकेशन भेज देना, बाय, गुड नाइट। वान्या ने फिर हिम्मत करके फोन देखा और गैलरी में जाकर कुछ फोटो देखी। वो ग्रुप फोटोज थी। उस फोटो में उसने एक चेहरे को देखा और उस पर हाथ रखते हुए कहा, कल मुलाकात होगी तुमसे, देखते हैं देखते हो या नजरें चुराते हो। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भी थे और होठों पर मुस्कान भी। सुबह का वक्त। फ्लैशबैक में ही आज वान्या को सुबह से ही बहुत घबराहट हो रही थी, पर फिर भी सुबह से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था और जल्दी से रेडी होकर हॉस्टल से बाहर आ गई। बाहर उसका इंतजार सिद्धार्थ कर रहा था और वान्या ने आते ही सिद्धार्थ को घूरा। सिद्धार्थ ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, यार ऐसे मत घूर, मुझे डर लग रहा है। वान्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की, मैं अकेली चली जाऊंगी। सिद्धार्थ, ऐसे कैसे? माँ ने, सिद्धार्थ वान्या की मम्मी को मॉम ही बुलाता है, मुझे खुद इनवाइट किया है स्पेशल, और वैसे ही तेरे दोस्तों से मिलना है और खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आखिर हमने शादी करनी है एक दूसरे से और स्कूल वाला कोई दोस्त पटा कर ले गया तुझे तो मेरा क्या होगा। वान्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बाबा बन जाइयो। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, जंगली बिल्ली चुप कर वरना यहीं छोड़ जाऊंगा और आंटी को कहूंगा तू फिर नहीं आई मेरे साथ। इस बार वान्या ने उसे घूरने वाला लुक दिया। फिर सिद्धार्थ जल्दी से बोला, अब चल, पहले पार्टी में पहुंचता हूँ फिर घर। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि के पास उसके एक दोस्त का फोन आया। सृष्टि ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो, हैप्पी बर्थडे सृष्टि, थैंक यू। फिर उधर से एक लड़के की आवाज आई, यार आज मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा मन नहीं है। सृष्टि, नहीं लक्ष्य, तुम्हें आना ही है, सब आ रहे हैं, एंड आई वांट यू आल्सो। लक्ष्य, सब मतलब वह लक्ष्य कहते कहते रुक गया, लेकिन सृष्टि समझ गई वो क्या कहना चाहता है तो सृष्टि ने कहा, वो भी। यह सुनते ही लक्ष्य के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने फोन कॉल कट करके जल्दी से दिल पर हाथ रखकर कहा, प्लीज जल्दी आना, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा प्लीज। बोलते हुए उसका दिल भर आया। फ्लैशबैक एंड।
सुबह वान्या से मिलने उसके सभी दोस्त आए थे। सृष्टि उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोली, यार वान्या उठ जाना, तूने कहा था ना मेरी शादी में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा डांस, सबसे ज्यादा डांस, देख मेरी शादी हो रही है, प्लीज उठ जाना। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गई और सभी दोस्तों की भी आंखें नम हो गई थी। भले ही वो लोग डेली वान्या से नहीं मिल पाते थे और काफी लंबे समय से उसे काफी लंबे समय से, लेकिन वो उनकी दोस्त थी, एक ऐसी दोस्त जो हर वक्त हर मुसीबत के पलों में उनके साथ खड़ी रही है। इनमें से ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसकी कभी मदद वान्या ने नहीं करी हो। ऐसी ही हमारी वान्या है, अपने दिल के करीब लोगों के लिए खुशी खुशी जान भी दे सकती है। तभी एक दोस्त ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे क्या सेंटी हो गई हो सब, देखो वान्या अभी नींद में आराम कर रही है, वैसे तो कोई उससे आराम करने नहीं देता, तो अब करने दो उसे आराम। एक बार जाग गई ना तो फिर सबकी टेंशन अपने सर ले लेगी, सबकी समस्याओं के समाधान देने लगेगी। ये सुन सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी नर्स आ गई, उसने उन सब को देखकर कहा, आप जा सकते हैं, अब मरीज को आराम करने दीजिए। ये सुन सब एक नजर वान्या को देखकर चले गए। 2 मिनट बाद ही लक्ष्य अंदर आया। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बहुत देर से रोक रहा था। उसे देख नर्स ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही लक्ष्य बोला, बस 2 मिनट प्लीज। ये सुनकर नर्स बाहर चली गई। लक्ष्य वान्या का हाथ पकड़कर बोला, तुम चाहती थी ना मैं मुंह ऑन कर जाऊं तो कर जाऊंगा मुंह ऑन, बस एक बार उठकर मुझे माफ करके गले लगा ले, बस एक बार, मैं वादा करता हूं फिर कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये सब बोलते हुए लक्ष्य रो पड़ा। तुम्हें बहुत भरोसा है ना तुम्हारे रब पर, उन्हीं के पास जा रहा हूं और तब तक वहीं रहूंगा जब तक ठीक नहीं हो जाती। वैसे भी तुम्हारा एहसान है मुझ पर मेरी जान बचाने का। अब गुस्सा होकर लड़ना मत मुझसे कि एहसान चुका रहा हूं, नहीं, इतना महान नहीं हूं मैं, बस जिसने मेरी जान बचाई, जो मेरे लिए सबसे लड़ी, उसकी सलामती मांगने जा रहा हूं। इसके बाद लक्ष्य चला गया। वहीं समक्ष अपनी बिजनेस मीटिंग में था और कॉन्फ्रेंस के जरिए उसके सभी दोस्त भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के खत्म होते ही इसी ग्रुप का एक दोस्त जीवन समक्ष से पूछता है, तू वापस कब आ रहा है? समक्ष ने जवाब दिया, जब तक यहाँ का काम खत्म नहीं हो जाता। फिर जीवन ने कहा, और भाभी का क्या? समक्ष ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, उसे होश में आने में वक्त लगेगा। फिर अर्पित बोला, और उसके बाद समक्ष जो तय हुआ है वही होगा। फिर अरहान बोला, पर भाभी की हालत अभी वैसी नहीं है, उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी, और जो तूने सोचा है उसमें भाभी का प्रॉपर ट्रीटमेंट तो छोड़, प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलेगा, उनकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। समक्ष ने अपना सर पीछे करते हुए कहा, उसे मजबूत बनाने का यही तरीका है, जिस जगह मैं हूं वहां कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सब चुप हो गए। वहीं वान्या अपने सपनों में एक कदम और आगे बढ़ गई। फ्लैशबैक, वही करनाल में सब पार्टी की व्यवस्था हो गई थी, बस अब इंतजार था तो बस वान्या का। वहीं कार में सिद्धार्थ ने वान्या से पूछा, सब संभाल लोगी ना? और कोई भी समस्या हो तो बस एक कॉल कर दियो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ बड़ा गंभीर लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर वो इतना गंभीर होता नहीं है। वान्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, इतना मजबूत बना दिया तुमने मुझे, और तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। इतने में ही वान्या का फोन बज उठा। वान्या ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ सृष्टि बोल। सृष्टि ने कहा, कहाँ पहुंची यार तू, मैं वेट कर रही हूँ कब से। वान्या जवाब दे पाती उससे पहले ही उसने कहा, सृष्टि 2 मिनट होल्ड कर, और सिद्धार्थ को गुस्से में कहा, यार क्या है, मेरे बालों को क्यों खींचे जा रहा है, ढंग से ड्राइव कर लेना, मैंने दोस्तों से मिलने जाना है, स्वर्ग में नहीं। ये वान्या ने इसलिए कहा क्योंकि सिद्धार्थ लगातार उसके बाल खींचकर उसे छेड़ रहा था ताकि वो नर्वस ना हो। सिद्धार्थ, वो सब तो ठीक है, ये बता तुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी? सिद्धार्थ की हंसी की आवाज के साथ एक और हंसने की आवाज आई जो कि फोन से आ रही थी। वान्या ने फोन होल्ड करने की जगह स्पीकर पर कर दिया था गलती से। वान्या ने गुस्से में दोनों से कहा, अगर तुम लोगों की हंसी बंद नहीं हुई ना तो तुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंकूंगी। ये सब उसने सिद्धार्थ को देखकर बोला, फिर फोन को देखकर कहा, बस 5 मिनट में आकर बताती हूँ तुझे। फाइनली वान्या करनाल पहुंच गई थी। उसने कार से निकलने से पहले एक गहरी सांस ली, जैसे अपने आप को हिम्मत दे रही हो।
वान्या को हिम्मत तो चाहिए ही थी, आखिर इतने टाइम बाद वो सबको फेस करने जा रही थी। वान्या कार से निकली और आगे बढ़ गई। वान्या को दूर से ही एक ग्रुप दिख रहा था और उस ग्रुप के लोग उसे देख रहे थे। ये पार्टी हॉल ओपन था, एक ओपन बैकग्राउंड था दिखाई पड़ रहा था, जिसको ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप को ही खूबसूरत बना रहा था ताजे फूल पत्तों से। सृष्टि जहां खड़ी थी उसका ध्यान वान्या पर ही था। तभी उसे कुछ आवाज आई जो कि उसी के एक दोस्त की थी, जो कह रहा था, यार ये हॉटी कौन है। सृष्टि सुनकर मुस्कुराई और उसने भरे गले से कहा, वान्या। वान्या का नाम सुनकर वहां जितने भी मौजूद थे सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि वान्या ऐसे दिखेगी कभी भी। इतनी स्मार्ट, आत्मविश्वासी और सुंदर। वान्या जब इनके साथ पढ़ती थी तो बहुत अलग थी, चुपचाप रहने वाली, ज्यादा किसी से बात ना करने वाली, एक ओवरवेट लड़की। इन सबके बावजूद वान्या आसानी से नजर आने वाली पर्सनालिटी कैरी करती थी। लेकिन अब वान्या ना तो चुपचाप रहती थी, ना अब वह ओवरवेट थी। अब उसे देखकर लोग शायद उसे अंडरवेट कहेंगे। वान्या चलकर सबके पास आई, तभी सृष्टि रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। वान्या ये देख भाग कर आई और सृष्टि को अपने गले से लगा लिया। सृष्टि उसके गले से लगकर और जोर से रोने लगी। वान्या उसे संभालते हुए खुद के हल्के हल्के आंसू पोंछते हुए बोली, यार ये क्या, ऐसे स्वागत कौन करता है? इतने समय बाद आई हूँ, सोचा थोड़ा पप्पी झप्पी देगी, तू तो रोने लगी। और तुझे पता है बर्थडे गर्ल को रोना नहीं चाहिए आज के दिन। ये सुन सृष्टि ने उसे और कस के गले लगा लिया। वान्या फिर बोली, इसीलिए बुलाया था ताकि तू रोए, इससे बढ़िया मैं आती ही नहीं। और सुन ले, अब भी तू चुप नहीं हुई ना तो मैं रोने लग जाऊंगी, फिर मुझे कोई चुप नहीं करा पाएगा, सोच समझ कर रिस्क ले। ये सुनकर सृष्टि उसे हल्का पंच करके बोली, तू आज भी नहीं बदली यार। फिर वान्या ने कहा, और ना बदलूंगी। वान्या ने सृष्टि को कुर्सी पर बिठाया और उसके आंसू पोंछने लगी। तब किसी ने वान्या को कंधे से खींचा। वान्या एकदम से पलट गई, देखा तो वो सिद्धार्थ था जो टिश्यू से उसके आंसू पोंछ रहा था। वहीं बाकी दोस्त ये सीन देखकर शॉक हो गए, क्योंकि वान्या इतने क्लोज किसी इंसान के नहीं थी, सिर्फ एक को छोड़कर। वहीं वान्या ने सिद्धार्थ को देखा, फिर कहा, तू गया नहीं अभी तक? तो सिद्धार्थ बोला, कैसी गर्लफ्रेंड है तू, अपने बॉयफ्रेंड को भगाने में लगी रहती है। मैं तेरी जान से प्यारी दोस्त को विश करने आ रहा था, पर फिर तुझे रोता देखा और जल्दी आ गया। ये सब कहकर उसने दांत दिखा दिया। वान्या ने उसे इग्नोर करके बाकी दोस्तों को देखा तो हैरान रह गई।